दोस्तों आप सभी का स्वागत है इसका टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों आज बात करेंगे यानी कि ट्रांसफार्मर के सभी एमसीक्यू को करें जो T2 में बार बार पूछा जाता है और इस बार क्वेश्चंस पूछने की संभावना है। तो दोस्तों यानी कि मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ ये ट्रांसफार्मर का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर ट्रांसफार्मर को मिस करके जा रहे हैं तो समझिए कि आप लोगों का यानी कि सिलेक्शन अपने आप से दूर कर रहे हैं सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो इसके लिए ट्रांसफार्मर का मैं जितना वीडियो कराऊंगा, जितना एमसीक्यू कराऊंगा, सारा वीडियो को इन तक जरूर देखिए। आपको अनुभव ये हो जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है। और ट्रांसफार्मर एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों कि हर एग्जाम में उससे यानी कि 5 से 7 क्वेश्चंस आना ही आना है, चाहे जिस फॉर्म में आए। ठीक है, चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है ट्रांसफार्मर टेपिंग स्विच यानी कि किस वाइंडिंग से यानी कि जुड़ा होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है यानी कि प्राथमिक वाइंडिंग से, बी में है द्वितीयक वाइंडिंग से, सी में कह रहा है प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग दोनों से। ऐसा तो नहीं होता, कोई एक से ही होगा। और कह रहा है सीधे हाई टेंशन, जो हाई टेंशन से नहीं जुड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ट्रांसफार्मर का टैपिंग स्विच जुड़ा रहता है यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग से जुड़ा होता है। किससे? यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? सेकेंडरी वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, यानी कि ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता के लिए डैश है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि ताम्र हर्ष शून्य के बराबर है, बी में है कोर हर्ष शून्य के बराबर में है, सी में है ताम्र हर्ष कोर हर्ष के बराबर है, डी में दिया है यानी कि ए और बी दोनों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यानी कि ट्रांसफार्मर का जो दक्षता होता है और वो भी यानी कि उच्च के लिए हमको कह रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि ट्रांसफार्मर का जो दक्षता जो उच्च होता है जब कॉपर लॉस यानी कि कोर लॉस के अगर बराबर होगा। ठीक है, यानी कि कॉपर लॉस बराबर यानी कि कोर लॉस होगा, तो ये यानी कि दक्षता इसका उच्च होता है। ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आज का, यानी कि बुकलोज रिले का उपयोग आमतौर पर उपकरण की सुरक्षा के रूप में डैश के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि बुकलोज रिले का जो प्रयोग करते हैं वो ट्रांसफार्मर में उपयोग करते हैं। किसमें? ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त करते हैं, जिसमें यानी कि ऑयल भरा हुआ रहता है उस ट्रांसफार्मर में हम उपयुक्त करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न आज का, यानी कि किसी प्रकोष्ठीय ट्रांसफार्मर में कुल कितने चुंबकीय पथ होते हैं? किस में कह रहा है? यानी कि सोल टाइप में कह रहा है दोस्तों। ठीक है, सोल टाइप में कह रहा है। ठीक है, तो हमको बताना है कि सोल टाइप में जो होता है यानी कि चुंबकीय पथ वो कितना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है यानी कि 2, बी में है 4, सी में है यानी कि 3 और डी में दिया हुआ है दोस्तों यानी कि 5। तो दोस्तों यानी कि सोल टाइप में जो होता है, ठीक है, यानी कि सोल टाइप में जो होता है वो होता है आपको 2। ठीक है, और जबकि कोर टाइप में जो होता है दोस्तों यानी कि चुंबकीय पथ की संख्या वो 1 होता है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन इससे बाहर आने वाला नहीं है इस टाइप का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर किस में दिया है? 2। ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न आज का, यानी कि किसी ट्रांसफार्मर में, ठीक है, किसी ट्रांसफार्मर में यानी कि श्वसकों का यानी कि जो ब्रीदर होता है का प्रयोग के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि ब्रीदर का जो प्रयोग करते हैं हम ट्रांसफार्मर में क्यों करते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए में है यानी कि दिया हुआ है वाइंडिंग में विद्युत प्रतिरोध देने। ठीक है, और बी में कह रहा है यानी कि वाइंडिंग में आपूर्ति देने, सी में हवा से यानी कि नमी खींचने और डी में है वाइंडिंग में करंट देने के लिए। तो दोस्तों यानी कि इसका जो प्रयोग किया जाता है यानी कि हवा से नमी को हटाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, हवा से यानी कि नमी को यानी कि कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी कि हवा से नमी को खींचना। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है भंवर धारा करंट की एक कमी डैश है। ठीक है दोस्तों, यानी कि भंवर धारा करंट का जो एक कमी होता है वो क्या होता है हमको वो बताना है। तो दोस्तों यानी कि इसका जो एक कमी होता है, ठीक है, भंवर धारा का जो एक कमी होता है यानी कि वाइंडिंग में हीटिंग का नुकसान होता है। ठीक है, क्या है? वाइंडिंग होता है उसमें यानी कि हीटिंग नुकसान होता है। ठीक है, हीटिंग नुकसान होता है। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है किसी पावर ट्रांसफार्मर टैपिंग स्विच डैश से जुड़ा होता है। तो दोस्तों यानी कि पावर ट्रांसफार्मर में जो टैपिंग स्विच जुड़ा होता है वो किससे जुड़ा होता है वो हमको बताना है। ठीक है, तो पावर ट्रांसफार्मर जो दोस्तों यानी कि टैपिंग स्विच जुड़ा होता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग से जुड़ा होता है। किससे? यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? सेकेंडरी वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए
आज का नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि क्लिप ऑन मीटर डैश है। तो दोस्तों यानी कि क्लिप ऑन मीटर है वो क्या है हमको बताना है, ठीक है। क्लिप ऑन मीटर क्या है वो हमको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि विभव ट्रांसफार्मर, ठीक है। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि विभव ट्रांसफार्मर, बी में है यानी कि 3 फेज ट्रांसफार्मर, सी में है वितरण ट्रांसफार्मर, डी में है करंट ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों क्लिप ऑन मीटर जो होता है वो यानी कि करंट ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है? यानी कि करंट ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? करंट ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन नंबर आपको यानी कि डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि दो ट्रांसफार्मरों की यानी कि तुल्यकालिकता के लिए निम्न में से कौन सी प्रमुख शर्तें हैं? तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि गति और उत्तेजना वोल्टेज समान होना चाहिए, बी में है यानी कि आवृत्ति वोल्टेज और फेज अनुक्रम समान होनी चाहिए, सी में है गति आवृत्ति और भार एक समान होना चाहिए, एक नहीं भाई, और डी में है गति और भार दोनों यानी कि होने चाहिए। तो इससे भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो यानी कि आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति वोल्टेज और फेज अनुक्रम समान होना चाहिए, तब जो है यानी कि ये इस नियम का पालन करेगा। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट का मान कितना होता है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट का मान जो होता है यानी कि 2 से यानी कि 5% होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? 2 से 5%। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है, जब लोहे का क्षय और तांबे का क्षय बराबर होता है तो ट्रांसफार्मर का दक्षता क्या होगा? तो दोस्तों यानी कि कॉपर लॉस बराबर जब आयरन लॉस हो जाएगा, ठीक है, कॉपर लॉस बराबर जब आयरन लॉस हो जाएगा तो यानी कि इसके दक्षता जो होगा यानी कि मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि अधिकतम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? मैक्सिमम। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है अधिकतम। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए आमतौर पर किस प्रकार के रिले का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए यानी कि बॉक्लोज रिले का प्रयोग करते हैं। किसका? बॉक्लोज रिले का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? बॉक्लोज रिले। ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में लोड के अनुसार किस प्रकार के क्षय में परिवर्तन होता है? तो दोस्तों यानी कि लोड के अनुसार जो परिवर्तन होता है यानी कि तांबे का क्षय में परिवर्तन होता है। किसका? यानी कि तांबे का क्षय में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? तांबे का क्षय। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है? आज का अगला प्रश्न दिया है, किसी प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि वोल्टेज स्टेबलाइजर में जो प्रयोग करते हैं वो यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आज का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिणाम मित्र का सहायक भाग नहीं है, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए में है यानी कि आइसोलेटर। आइसोलेटर क्या ट्रांसफार्मर का भाग है? ये तो सरासर यानी कि गलत दिया हुआ है कि आइसोलेटर कह रहा है कि यानी कि ट्रांसफार्मर का यानी कि क्या कह रहा है कि भाग है। ये तो नहीं है भाई, ठीक है। बी में ये है ब्रीदर होता है, ठीक है, बुशिंग भी होता है, उसके बाद कंजर्वेटर भी होता है, लेकिन यानी कि आइसोलेटर ये ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है भाई, ठीक है। तो नहीं वाला ही हमको पहचानना है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्त मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं कि कोई भी वीडियो देखिए, आप वीडियो को इन तक जरूर देखिए, ठीक है। इन तक देखने से आपको बहुत फायदा होने वाला है एग्जाम में, ठीक है। आपको सिलेक्शन दिलाएगा, वीडियो इन तक देखिए, ठीक है। अब चलिए, और दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, सपोर्ट कीजिए। आप लोगों को मैं वादा करता हूं जितना यानी कि टेक्निकल एग्जाम भविष्य में होने वाला है मैं सारा का तैयारी बिल्कुल फ्री में कराऊंगा, ठीक है। इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन से, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक से द्वितीय कॉइल तक डैश होता है। ऑप्शन ए में यानी कि वोल्टता यानी कि कम होती है, बी में है धारा यानी कि कम होती है, सी में यानी कि वोल्टता बढ़ती है, ठीक है, और डी में यानी कि आवृत्ति कम होती है। तो दोस्तों यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में द्वितीय कॉइल तक जो होता है, ठीक है, उसमें यानी कि वोल्टेज बढ़ता है। क्या वोल्टेज बढ़ता है? तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है वोल्टेज बढ़ना? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं पे अगर डाउन रहता है तो क्या होता? वोल्टेज यानी कि कमता और धारा बढ़ जाता, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, एक परिणामित्र में दो प्रेरणिक कुंडली डैश होती है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि
विद्युत रूप से अलग और चुंबकीय रूप से संबंधित, बी में है यानी कि चुंबकीय रूप से अलग और विद्युत रूप से संबंधित, सी में है यानी कि विद्युत रूप से अलग और चुंबकीय रूप से अलग, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। डी में है यानी कि विद्युत रूप से संबंधित और चुंबकीय रूप से संबंधित, ऐसा भी नहीं है। तो दोस्तों ये जो होता है, ठीक है, ये जो होता है यानी कि विद्युत रूप से यानी कि अलग होता है, लेकिन चुंबकीय रूप से संबंधित होता है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि उपकेंद्रों में यानी कि विभव परिणामित्र का प्रयोग डैश के परास बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि उपकेंद्रों में जो हम प्रयोग करते हैं यानी कि ट्रांसफार्मर, वो किस लिए करते हैं, ठीक है। तो उपकेंद्र में जो करते हैं दोस्तों यानी कि वोल्ट मीटर का परास बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। किसके लिए? वोल्ट मीटर का परास बढ़ाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है, वोल्ट मीटर। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, परिणामित्र का घूर्णन मशीन के कोर बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिए संकीर्ण बीएच पास क्षेत्र होना क्यों वांछनीय है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है यानी कि उनके उच्च निग्रह बल और यानी कि अवरोधन होता है, ठीक है। बी में है यानी कि ये अधिक एडी धारा हानि उत्पन्न करते हैं। सी में है यानी कि इनमें हिस्टेसिस हानि कम होती है। और डी में है ये अधिक ताम्र हानि उत्पादित करते हैं। तो दोस्तों यानी कि बीएच पार्श्व क्षेत्र का यानी कि संबंध हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो होता है आपको यानी कि हिस्टेसिस हानि जो है यानी कि कम होता है इसमें। तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का, परिणामित्र को यानी कि पटलन डैश प्रदान रोधन किए होते हैं। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि वार्निश, बी में है यानी कि संसेचित कागज, सी में है यानी कि टेप, ठीक है, सूती टेप, और डी में है यानी कि कागज। तो दोस्तों यानी कि पटलन जो किया जाता है वो किससे करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि पटलन जो करते हैं यानी कि वार्निश से करते हैं। किससे? वार्निश से करते हैं, ठीक है, यानी कि वार्निश से करते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है यानी कि वार्निश? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न है, दो परिणामित्रों के समानांतर संचालन के दौरान निम्न में से किस स्थिति का पालन नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है यानी कि उनके समान आवृत्ति पर संचालित होना चाहिए, ठीक है। बी में है उनका वोल्टता निर्धारण समान होना चाहिए। सी में है यानी कि उनका धारा समान होना चाहिए, ठीक है। डी में उनका परिमाण अनुपात समान होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि समानांतर के लिए जो होता है, ठीक है, वो हमको बताना है, ठीक है। और समानांतर के लिए जो यानी कि होता है दोस्तों यानी कि उसका धारा रेटिंग यानी कि करंट रेटिंग समान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है यानी कि धारा रेटिंग समान। तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिणामित्र ट्रांसफार्मर में दो प्रेरण कुंडलियां डैश होती है। तो देखिए दोस्तों यानी कि सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन सेम यानी कि वो जो पूछा हुआ था शिफ्ट 1 में और ये शिफ्ट 2 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि विद्युत रूप से विभक्त और चुंबकीय रूप से विभक्त। अरे भाई विभक्त होगा तो फिर उसका यानी कि वोल्टेज जो होगा यानी कि अप और डाउन किया जाता है तो वो होगा ही नहीं, ठीक है। अब चलिए बी में कह रहा है विद्युत रूप से संबंधित और चुंबकीय रूप से संबंधित, एक ही रूप से कोई होगा संबंध, ठीक है। सी में है चुंबकीय रूप से विभक्त और विद्युत रूप से संबंधित। चुंबकीय से विभक्त नहीं, चुंबकीय से संबंधित होता है। देखिए विद्युत रूप से विभक्त और चुंबकीय रूप से संबंधित। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि ट्रांसफार्मर में यानी कि कोर पटलन यानी कि इल्यूमिनेशन डैश द्वारा यानी कि विसंवाहक होते हैं। तो दोस्तों ये इल्यूमिनेशन जो किया जाता है यानी कि वार्निश के द्वारा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है यानी कि वार्निश। ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आज का, एक परिणामित टंकी में तेल स्तर के नीचे यानी कि विसंगत दोषों का पता लगाने के लिए किस रिले का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों तो यानी कि इसका जो पता लगाते हैं हम किसके द्वारा पता लगाते हैं वो हमको बताना है। तो दोस्तों ये जो पता लगाते हैं यानी कि बुकलोज रिले के द्वारा पता लगाते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए भार के लिए परिणामित्र की पूर्ण दिवस दक्षता और वाणिज्यिक दक्षता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो ऑप्शन ए में है पूर्ण दिवस दक्षता वाणिज्यिक दक्षता से अधिक होती है। बी में है यानी कि वे शून्य है, ठीक है। सी में है ये बराबर है। डी में पूर्ण दिवस दक्षता वाणिज्यिक दक्षता से कम होता है। तो दोस्तों यानी कि पूर्ण दिवस दक्षता जो होगा यानी कि वाणिज्यिक दक्षता से तो एकदम कम ही होगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया है? डी में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, परिणामित्र में अलग अलग यानी कि पटलनों को डैश के रूप में यानी कि काटा जाता है। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि ई के रूप में होता है। क्या?
ई के रूप में होता है, इसका जो यानी कि आकार होता है ई के शेप में होता है, ठीक है। एक ई इधर होगा, एक ई यानी कि ऐसा होगा, ठीक है। इसको यानी कि जोड़ देते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ई पट्टी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, यानी कि ट्रांसफार्मर कोड पटलन से बनाए जाने का मुख्य कारण डैश है। तो दोस्तों यानी कि पटलन जो यानी कि बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया है यानी कि क्रोध हानि को कम करना, बी में है यानी कि तांबा हानि को यानी कि कम करना, सी में है आउटपुट पावर कम करना, डी में है यानी कि लागत को कम करना। तो दोस्तों यानी कि ये जो यानी कि पटलन करते हैं क्रोध हानि को कम करता है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, ट्रांसफार्मर को डैश में निर्धारित किया जाता है। समझ सकते हैं दोस्तों ये कितना यानी कि एमआई क्वेश्चन से कितना शिफ्ट में पूछा हुआ है। आप देखिए कहाँ कहाँ किस किस एग्जाम में पूछा हुआ है, आप गिनिए, ठीक है। और इससे ज़्यादा एग्जाम में भी पूछा हुआ है। तो दोस्तों यानी कि ट्रांसफार्मर को जो व्यक्त किया जाता है, ठीक है, वो आपको यानी कि केवीए में व्यक्त करते हैं। किस में, केवीए में, वीए में, ठीक है, ये सब में यानी कि व्यक्त किया जाता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि ट्रांसफार्मर के कार्य का संबंध क्या है, यानी कि ट्रांसफार्मर के कार्य करने का यानी कि सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है सेल्फ इंडक्शन, बी में है स्टैटिक इंडक्शन, सी में है म्यूचुअल इंडक्शन, डी में है गतिशील इंडक्शन। तो दोस्तों यानी कि ट्रांसफार्मर जो कार्य करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न यानी कि बिहोर ट्रांसफार्मर का उपयोग है। ऑप्शन ए में यानी कि स्टेप यानी कि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, ठीक है, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, बी में यानी कि ट्रेडल ट्रांसफार्मर, और सी में दिया है यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है, और डी में दिया है यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि ये जो होता है यानी कि बिहोर ट्रांसफार्मर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। क्या है, यानी कि स्टेप यानी कि डाउन ट्रांसफार्मर है बिहोर ट्रांसफार्मर। ऑप्शन किस में दिया है, स्टेप डाउन, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रकार का डाउट किसी भी प्रश्न में है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यानी कि ट्रांसफार्मर का 2-3 पार्ट होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर में से बहुत सारा क्वेश्चन सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें यानी कि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है, तो 2-3 पार्ट अपलोड होगा। ये पार्ट फर्स्ट है। तो यानी कि वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, और आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।